स्वागत है आप सबों का फिर से हमारे इस YouTube चैनल जीके एडुकेयर में। आज हम लेके आए हैं मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से संबंधित ये महत्वपूर्ण वीडियो। और चलिए देखते हैं कि क्या कुछ इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहले है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। प्रत्येक शासन व्यवस्था किसी न किसी जनजाति से संबंधित है। आगे भी हम लोग देख चुके हैं। झारखंड में 32 प्रकार की जनजाति हैं। आगे भी हम लोगों ने कुछ जनजाति के शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ा। आज जो है ये हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ठीक है, इसे विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया आगे। क्यों जाना जाता है ये पूरा वीडियो देखते रहिए, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मुंडा जनजाति जो है ये मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो है हो जनजाति की शासन व्यवस्था है। ये मुंडा जनजाति की ही एक उपशाखा है। कहा जाता है कि मुंडा जनजाति जो था वो छोटा नागपुर क्षेत्र में विस्तृत था। हम लोग आगे भी वीडियो में देख चुके हैं। तो उन्हीं में से कुछ लोग कोल्हान क्षेत्र में आके बस गए। कोल्हान क्षेत्र झारखंड, आप लोग जानते होंगे कि झारखंड जो है 5 प्रमंडल में बटा हुआ है, जिसमें से एक कोल्हान प्रमंडल आता है। और कोल्हान जो है इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां इसके अंतर्गत आता है। जो आप स्क्रीन में अभी देख पा रहे होंगे वो जो क्षेत्र दिख रहा है सर्किल का रेड कलर से घिरा हुआ, यही कोल्हान क्षेत्र है। तो मुख्यतः हो जनजाति का यही कोल्हान क्षेत्र, यहीं पर इनका मुख्यतः निवास है। ठीक है, तो चलिए और आगे देखते हैं। तो ये कोल्हान क्षेत्र जो है इसको हो लोग हो देशम भी कह के पुकारते हैं। हो देशम का अर्थ होता है हो लोगों का देश। ठीक है दोस्तों, और प्रजातीय दृष्टि से देखें तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के होते हैं। ऐसे अधिकतर जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड समूह के ही होते हैं, जो हम लोगों ने आगे भी देखा है। और इनकी भाषा जो है ये हो भाषा होती है। और आबादी में देखें तो ये झारखंड की चौथी सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। ठीक है, इनका उपनाम एक कोल जनजाति के नाम से भी ये जाने जाते हैं। और ये चूंकि बहुत ही लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं, इसीलिए इनको लड़ाका कोल भी कहा जाता है। हो जनजाति जब कोल्हान क्षेत्र में प्रवेश किए तो यहाँ पर आगे से भुइयां और सरावक जनजाति भुइयां एवं तो आगे से यहाँ पर भुइयां एवं सरावक जनजाति यहाँ पर निवास करते थे। आगे से हो जनजाति यहाँ पर आए और इन लोगों के साथ इनका युद्ध हुआ। परंतु हो जनजाति बहुत ही वीर और लड़ाकू प्रवृत्ति के होते हैं। तो इन लोगों को इस क्षेत्र से उन लोग युद्ध हुआ और यहाँ से उन लोग भगा दिए। और पूरे जो कोल्हान क्षेत्र है पूरा में ये लोग अपना अधिकार स्थापित कर लिए। ठीक है, चूंकि इन लोग ने ये मुंडा के ही एक उपशाखा थे, तो इन्होंने जो शासन व्यवस्था अपनाया उसको वो मुंडा जो शासन व्यवस्था है उसी से मिलता जुलता है, इसीलिए उसका नाम मुंडा मानकी शासन व्यवस्था रखा गया। ये मुख्यतः 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। तो इस शासन व्यवस्था के बारे में चलिए हम लोग विस्तार से देखते हैं। इस शासन व्यवस्था में प्रत्येक गांव को जो होता है इसको हातू कहा जाता है। और इनका एक ग्राम पंचायत होता है जिनका प्रमुख जो होगा वो मुंडा कहलाता है। यह गांव का प्रधान होता है जिसको प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार होता है। इनके इस कार्य में सहायता के लिए मुख्यतः सहायक होते हैं, जिसमें पहला है डकवा, फिर आता है दिवरी, फिर यात्रा दिवरी और फिर तहसीलदार। ठीक है, डकवा जो होता है ये मुंडा का प्रमुख सहयोगी होता है। इनके हर कार्य में ये हर समय इनके साथ रहेंगे और मुंडा का जो भी आदेश रहता है वो गांव वालों तक पहुंचाता है। ठीक है, यात्रा दिवरी जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है। जिस प्रकार दूसरा शासन व्यवस्था में हम लोग देखे थे कि पहान होता था, उसी प्रकार। खैर बहुत सारा ऐसा कंफ्यूजन है दोस्तों कि किसी में दिवरी आ जाता है, किसी में मुंडा, किसी में मानकी। तो हम लोग एक वीडियो लाएंगे तो ये सब क्लियर कर देंगे जब ये सब शासन व्यवस्था खत्म हो जाएगा उसके बाद। तो
अभी देखते हैं कि ड्योरी जो होता है ये धार्मिक प्रधान होता है, ठीक है। और यात्रा ड्योरी जो होता है ये ड्योरी का ही सहयोगी होता है, ये ड्योरी के साथ रहेगा और किसी भी धार्मिक प्रकार के कर्मकांड में इसका सहयोग करेगा। चौथा आता है तहसीलदार। तहसीलदार राजस्व अधिकारी होता है जो इस गांव के पूरा राजस्व व्यवस्था को संभालता है, लगान किससे लिया जाए, किस प्रकार लिया जाए, उसका देखरेख ये करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसी प्रकार बहुत सारे गांव मुख्यतः 5 से 10, कहीं कहीं 10 से 20 भी रहता है, परंतु ये मान्य है कि 5 से 10 गांव मिलकर एक पट्टी बनता है, एक अंतरग्रामीय पंचायत बनता है जिसको पट्टी या पीड़ कहा जाता है, पट्टी या पीड़, ठीक है। तो 5 से 10 गांव मिलकर ये बनता है पट्टी या पीड़, जिसका प्रमुख जो होता है ये मानकी का बनता है। यही दोनों का मिला के मुंडा और मानकी शासन व्यवस्था इसको क्या है। आगे बोल दिए कि ये 2 स्तरीय शासन व्यवस्था होता है, ठीक है, 2 स्तरीय शासन व्यवस्था होता है। और जिस विवाद का निपटारा मुंडा गांव में नहीं कर पाता है उसको पट्टी या पीड़ में भेजा जाता है और यहाँ पर उसका निवारण होता है। तो इस प्रकार से ये शासन व्यवस्था जो चलता है मात्र 2 स्तरीय होता है और इसके कुछ प्रमुख स्थल होते हैं, एक अखरा, जोहार थान और शासन। अखरा जो होता है ये गांव का केंद्र में स्थित होता है जिसमें पंचायत बैठता है और कोई भी धार्मिक कर्म, जब कोई पर्व त्योहार होता है तो यहाँ पर नृत्य वगैरह किया जाता है। जोहार थान जो होता है ये इन लोगों का धार्मिक स्थल होता है जहाँ पर इन लोग सिंहबोंगा का निवास स्थल मानते हैं, यहाँ पर इन लोग पूजा पाठ करते हैं। और शासन जो होता है ये इन लोग का शमशान घाट होता है जहाँ पर यदि जब मुंडा गांव के आदमी जब कोई देहांत हो जाता है तो इस जगह में जाके इन लोग का अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार ये मुंडा गांव की शासन व्यवस्था 2 स्तरीय शासन व्यवस्था है। कोई भी गांव में विवाद होगा तो पहले मुंडा उसका निवारण करेगा, यदि वो नहीं सकेगा तो उसको पीड़ या पट्टी में मानकी के पास भेजा जाएगा। तो अब हम लोग आगे जो देखने वाले हैं ये तो हो गया मुंडा गांव की शासन व्यवस्था। परंतु जब अंग्रेज लोग यहाँ पर आए तो इसको विल्किंसन रूल के नाम से जाना गया, क्योंकि एक विल्किंसन, थॉमस विल्किंसन एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस शासन व्यवस्था को एक मान्यता प्रदान किया था। तो चलिए उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो जनजाति शुरू से ही लड़ाकू प्रवृत्ति और स्वतंत्र स्वभाव के थे, वो हमेशा स्वतंत्र ही रहना चाहते थे, किसी के दबाव वो शुरू से ही पसंद नहीं किए। यही कारण है कि सिंहभूम के सिंह वंशी राजा मुगलों और मराठों ने में से किसी ने भी उन पर पूर्णतः आधिपत्य स्थापित नहीं कर पाया। परंतु जब अंग्रेज इस क्षेत्र में आए तो उन्होंने ये जो छोटा नागपुर, कोल्हन ये क्षेत्र था इनको बंगाल का जिला घोषित कर दिया और वहां से कर वसूली करने लगे, ठीक है। यही बढ़ते हुए कर और अत्याचार के विरोध में कुछ विद्रोह हो गए, जिनमें से हो विद्रोह, और कोल विद्रोह। उस समय एक महत्वपूर्ण विद्रोह था। हो विद्रोह जो हुआ ये 1820-31 में हुआ और कोल विद्रोह जो है 1831-32 में, ठीक है। हो विद्रोह का जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता नेता था वो था पोर्टो सरदार, और कोल विद्रोह का बुद्धू भगत। हालांकि ये विद्रोह को, इस विद्रोह सबको दबा दिया गया, परंतु अंग्रेजों ने सोचा कि भविष्य में इस तरह का और विद्रोह ना हो, इसीलिए उन लोगों ने जो कोल्हन क्षेत्र के जो जनजाति था उनसे मेल मिलाप और सहमति का रास्ता अपनाया। इस समय थॉमस विल्किंसन यहाँ का कमिश्नर था और उन्होंने कोल्हन क्षेत्र के जो जनजाति था उनसे मिलके और एक सहमति के द्वारा एक नियम बनाया और उस नियम को कहा गया विल्किंसन रूल।
ये 1837 ईस्वी में लागू किया गया। इस नियम के अंतर्गत मुंडा मानकी शासन व्यवस्था जो था उसी प्रकार से चलेगा, ठीक है। और उनको एक तरह से मान लीजिए कि मान्यता दे दिया गया, ठीक है। और प्रत्येक मुंडा को अपने गांव का राजा घोषित कर दिया गया और उनका पद आगे की तरह ही वंशानुगत कर दिया गया और कुछ उन लोगों पर कर लगाया गया कि इतना कर जो है आपको सरकारी खजाना में जमा करना होगा, ठीक है। तो ये जो विल्किंसन रूल, ये जो थॉमस विल्किंसन के द्वारा जो लगाया गया 1837 में, वही विल्किंसन रूल के नाम से जाना जाता है। परीक्षा में पूछ सकता है। आगे भी हम लोग देखे थे कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को विल्किंसन रूल के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन। ये कब लगाया गया? 1837 ईस्वी में, ठीक है। तो इसमें जो कर व्यवस्था किया गया था वो कुछ इस प्रकार था कि मान लीजिए देख लेते हैं। जो कर व्यवस्था था वो था कि प्रत्येक मुंडा को अपने गांव से 1 रुपया कर वसूलना, ठीक है। और उसमें से 12 आना दे देना है मानकी को, अपने मानकी को, ठीक है दोस्तों। और ये मानकी, अब एक मानकी के अंडर में तो बहुत सारे मुंडा है, 10 है 20 है, तो सभी मुंडाओं से ये 12 आना करके कलेक्ट करेगा और सबको ले जाएगा सरकारी खजाने में, जाके वो मुंडा मानकी जो है जमा कर देगा, ठीक है। उसी समय जिस दिन वो जमा करेगा उसी दिन मानकी को जो है प्रति रुपया के दर से 1 आना, जैसे मान लीजिए ये 10 रुपया जमा करता है तो इसको जो है 10 आना, इनको मान लीजिए इनके कार्य जो कार्य कर रहा है या वेतन के रूप में इसको दे दिया जाता था, ठीक है। तो ये था कर व्यवस्था। मुंडा लोग आराम से कर इकट्ठा करता था, मानकी को देता था, सभी मुंडाओं से मानकी कलेक्ट करके जाके सरकारी खजाना में जमा करता था, फिर उसको भी उसमें से कुछ मुआवजा दिया जाता था, ठीक है। और एक प्रकार का टैक्स था कि यदि गांव में कोई अपराध करेगा, छोटा मोटा अपराध, तो उसके लिए उसको टैक्स लगाया जाता था। ये टैक्स जो होता था वो आधी राशि जो है मुंडा का जो सहयोगी होता था, जो हम लोग आगे देखे हैं कि आपका डाकुआ, दावरी, यात्रा दावरी, तहसीलदार, उन लोगों को वो जो आधा टैक्स था उन लोगों को वितरण किया जाता था और आधा जो राशि था वो गांव के भलाई के लिए रखा जाता था। यही था कर व्यवस्था। तो हम लोग देखें कि किस तरह से मुंडा मानकी शासन व्यवस्था और ये विल्किंसन रूल लागू हुआ। जहां मुंडाओं को शासन व्यवस्था का समुचित ज्ञान था और यहाँ की जनता को मुंडा पर भरपूर विश्वास था, वहीं विल्किंसन रूल इस जगह में लागू किया गया और वो काफी सफल रहा। उस समय के वर्तमान अंग्रेज अधिकारियों ने यहाँ तक लिखा है कि कोल्हन क्षेत्र के जनजातियों को डरा धमका के या युद्ध के रास्ते से इन पर अधिकार स्थापित नहीं किया जा सकता, सहमति के रास्ते से ही कुछ किया जा सकता है। इसीलिए उन लोगों ने एक सहमति का रास्ता अपनाया और यहाँ पर विल्किंसन रूल लागू करके उन लोगों को मान्यता दे दिया और यहाँ से आराम से लोग कर वसूल करने लगे। तो इस प्रकार हम लोग देखें मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो हम लोग का जो नया वीडियो आएगा आप लोगों तक आराम से पहुंच पाए। आप लोग हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं हमारे इस चैनल को। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।